सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो बच्चों, अब देखिए हम शुरू करने वाले हैं हमारे व्याकरण वाला भाग। ठीक है, हमने इससे पिछली कक्षाओं में हमारे 1 से 10 तक के हमने सारे पाठ पढ़ लिए, सारी कहानियां, सारी किताबें, सारे पद हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे व्याकरण। ठीक है, तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारे व्याकरण का पार्ट 1, जिसका नाम है बच्चों भाषा और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो आइए शुरू करें। चलिए बच्चों, देखिए सबसे पहले आते हैं बच्चों भाषा यानी कि लैंग्वेज। मनुष्य अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए किसी न किसी साधन की सहायता लेता है। जैसे बच्चों, विशाखा ने अपनी सहेली प्रिया से पूछा, तुम क्या कर रही हो? प्रिया ने कहा, मैं एक गीत लिख रही हूँ। तो बच्चों आप समझे, जैसे कि अब मैं आपको अपनी बातें कुछ बता रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं पढ़ रही हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये सारा क्या है? तो ये बच्चों हमारी क्या है? एक भाषा है। समझ गए? यानी कि हमने जब अपने विचारों को बताया, सुनाया किसी को, तो हम बच्चों किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। इन उदाहरणों में विशाखा अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर रही है, यही प्रिया अपने विचारों को गीत के माध्यम से लिखकर व्यक्त कर रही है। समझ गए? आगे, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए बच्चों भाषा के भेद। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, पहला मौखिक, फिर है लिखित और ये है बच्चों सांकेतिक। अब देखिए यहाँ पे बच्चों पहला इसका भेद देखिए, मौखिक क्या है? मुख से बोलकर कही गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा लिखित क्या है बच्चों? लिखकर प्रकट किए गए विचार लिखित भाषा कहलाते हैं। समझ गया बच्चों? यानी कि अगर हमने अपनी बात को बोलकर समझाया तो वो हो जाएगा मौखिक भाषा, और लिखकर समझाया बच्चों तो वो हो जाएगा लिखित भाषा। तीसरा देखिए सांकेतिक भाषा क्या है? संकेत यानी कि इशारा द्वारा प्रकट किए गए विचार सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। समझ गए बच्चों, है ना? चलिए अब आता है व्याकरण यानी कि ग्रामर। देखो पहला लिखा है, मुझको जाना है, या दूसरा मुझे जाना है। समझ गए, है ना? इन दोनों वाक्यों का अभिप्राय तो एक ही है, किंतु पहला वाक्य सुनने में, बोलने में और लिखने में सभी प्रकार से असंगत सा लगता है ना बच्चों? असंगत ही तो है कि मुझको जाना है ना? अब लेकिन दूसरा वाक्य सभी प्रकार से सुसंगत प्रतीत होता है। बच्चों ये वाला सही है। ठीक है, यह व्याकरण का ही कमाल है। अतः व्याकरण भाषा को शुद्ध, परिमार्जित और सुसंस्कृत बनाती है बच्चों। यानी कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो बच्चों इनको जो शुद्ध करने का तरीका हमें बताती है बच्चों, वो हमारी व्याकरण है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अतः भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। व्याकरण और भाषा का घनिष्ठ संबंध है। समझ गए बच्चों? अगर आपको व्याकरण नहीं आएगी तो फिर आप बच्चों कई प्रकार की गलतियां करेंगे। अब यहाँ पे आइए बच्चों, देखिए क्या दिया है। अब बच्चों व्याकरण के अंग देखो, पहला इसका अंग है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। बच्चों देखिए यहाँ पे पहला वर्ण विचार क्या होता है। वर्णों के विषय में यानी कि आकार, उच्चारण, मिलान आदि नियमबद्ध ज्ञान करवाया जाना वर्ण विचार कहलाता है। समझ गए? जो हम वर्णों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो होगा हमारा वर्ण विचार। दूसरा बच्चे शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूपांतर, उत्पत्ति तथा भेद के नियमों का ज्ञान करवाया जाना शब्द विचार कहलाता है। ठीक है, तीसरा बच्चों वाक्य विचार, वाक्य के अवयवों का ज्ञान एवं शब्दों द्वारा वाक्य निर्माण का ज्ञान करवाया जाना शब्द विचार कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम शब्दों से वाक्यों को बनाना सीखेंगे। अब बच्चों लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, विचारों को व्यक्त करते समय जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। जैसे बच्चों मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही है ना, जिन्हें लिखने के लिए चिन्ह होते हैं बच्चों, इन ध्वनि चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों परिभाषा, भाषा के लिखने की रीति को लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं, क्या है ये बच्चों? एक लिखित रूप ही तो है और ये सारा हमारा लिपि ही है। ठीक है, विश्व में अनेक भाषाएं हैं, सभी भाषाएं अपनी अपनी लिपि में ही लिखी जाती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे भाषा है बच्चों हिंदी, हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी। ठीक है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है बच्चों? फारसी है। अंग्रेजी की लिपि है बच्चों रोमन। पंजाबी की लिपि है बच्चों गुरुमुखी। समझ गए? याद रखिएगा। अब आते हैं बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं, जैसे बच्चों अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, मैथिली, मराठी, कन्नौजी आदि। बच्चों जैसे कि अगर हम किसी विशेष गांव में जाएंगे, किसी विशेष क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहां पर एक बच्चों
विभिन्न प्रकार की एक बोली देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र में बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती, समझ गए। उसे ही हम बोली कहते हैं, जो कि एक सीमित रूप होता है, ठीक है, भाषा का। अब आइए बच्चों देखिए बोली क्या है। राजस्थान से बच्चों राजस्थानी, राजस्थान में बच्चों राजस्थानी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी आदि, ठीक है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप स्थानीय होता है, इसी को बोली कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों उपभाषा। बोली के जिस रूप को पढ़ने लिखे या लोग प्रयोग करने बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग प्रयोग में लाते हैं उसे उपभाषा कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हिंदी की बोलियां तथा क्षेत्र। पहला, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। यदि किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा का रूप ले लेती है। तो बच्चों सबसे छोटा अगर रूप कहा जाएगा तो ये बोली है, लेकिन बोली में जब साहित्य की रचना होने लग जाती है तो फिर बच्चों वो बन जाता है उपभाषा, ठीक है। अब देखिए जैसे हिंदी में ब्रज, अवधि, खड़ी बोली आदि, समझ गए। बोलियों में साहित्य की रचना की जाती है। किसमें बच्चों? बोलियों में साहित्य की रचना होती है, इसलिए ये तीनों उपभाषाएं बन गई, ठीक है बच्चों। हमने जान लिया जिन भी बोली में साहित्य की रचना हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा ये ब्रज है ना, अवधि है, खड़ी है, इन सभी में। अब दूसरा आता है बच्चों, भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। ये है बच्चों देखिए, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, कोंकणी, मराठी, उड़िया, उर्दू, संस्कृत है ना, फिर मणिपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंधी, बंगाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि। तो ये सारी की सारी बच्चों हमारी क्या है? ये है क्या? बोलियां, ठीक है। सॉरी, तो ये बच्चों हमारी सारी 22 भाषाएं। आइए आगे। अब बच्चों यहाँ पर एक आपको देखो चित्र दिया है, ये क्या है? बोलियां तथा क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी क्षेत्र कौन कौन से है? ब्रज है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है और बुंदेली है। तो बच्चों यहाँ पर अब आपको दिया है एक चित्र, देखिए क्या है? बोलियां तथा क्षेत्र, ठीक है। देखो पहला पश्चिमी बोली, इसमें पश्चिमी बोली हिंदी क्षेत्र देखिए कौन से है, जैसे कि ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है। फिर ये देखिए पूर्वी हिंदी क्षेत्र कौन कौन से बच्चों? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ देखिए बिहारी क्षेत्र बच्चों मगधी, भोजपुरी, मैथिली, और राजस्थानी क्षेत्र मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये सारी बच्चों आपको बोलियां और क्षेत्र याद होनी चाहिए। अभी बच्चों भाषा और बोली, देखिए यहाँ पे भाषा क्या है? पहला, भाषा की लिपि होती है, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए बोली क्या है? बोली की अपनी लिपि नहीं होती है, ठीक है। समझ रहे बच्चों? याद रखिएगा। दूसरा, भाषा का सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, जबकि देखिए बोली का सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन बच्चों बोली का क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है। चौथा, भाषा का साहित्य होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन बोली का साहित्य नहीं होता। पांचवा, शिक्षा का माध्यम भाषा होती है, लेकिन बच्चों शिक्षा का माध्यम बोली नहीं होती, ठीक है। बच्चों ये जो भाषा है वो शिक्षा का माध्यम है, लेकिन बच्चों ये शिक्षा का माध्यम बोली नहीं होती, क्योंकि ये हमारा एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। समझिए बच्चों, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब आइए आगे बच्चों, भाषा के अंग क्या है बच्चों? ध्वनि, वर्ण, वर्ण यानी कि अक्षर, फिर शब्द, शब्द यानी कि पद, और बच्चों वाक्य, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा पार्ट, जो कि हमने इसमें सारी चीजें पढ़ ली हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। अब आगे आपको दिया बच्चों अभ्यास, तो अभ्यास के सारे प्रश्नों को आपको स्वयं से पूरा करना होगा, तो बच्चों कर लेंगे। चलिए आइए, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए इस पार्ट को पढ़िएगा और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। बाय।